हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवन तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस थे, यूपी टेट और सी टेट और अपर टेट में भी आ चुके हैं, जो कि पार्ट 2 होता है। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि उस वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि 7 अंकों वाली संख्या, ये कोई संख्या दी गई है जिसमें x और y कोई डिजिट होगा, ठीक है, 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 3 4 x 5 8 y 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, डिविजिबल है, तो 2x प्लस y का मान हमें निकालना है। हमें पता करना है सबसे पहले कि यहाँ पे x और y की जगह पे कौन सी वैल्यू होगी, और इसे 72 से 72 से विभाज्य बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन है, हमारी जो नंबर है 1 3 4 x 5 8 y, इसको डिविजिबल बताया गया है 72 से। ठीक है, 72 से इस नंबर को डिविजिबल बताया गया है। अब हम 72 को चाहें 1 3 4 x 5 8 y 72 को चाहें तो हम 8 into 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अप्लाई करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कुछ नंबर्स का, जैसे कि हमें देखना होता है कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है 3 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होती है। जैसे कि हम बात करें 18 की, 18 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, दोनों का सम कर दें, 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल है तो 18 भी होगा। ठीक है, तो ये एक डिविजिबिलिटी रूल 3 का मैंने बताया। वैसे ही 8 और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट की 8 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो लास्ट की 3 नंबर्स जो होती हैं वो भी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे 3 नंबर्स कौन सी हैं, 5 8 y, तो 5 8 y 8 से विभाज्य होगा। अगर ये 8 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्य है, मतलब 8 का टेबल अगर हम पढ़ें, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, यहाँ पे रिमाइंडर आया 2 और यहाँ पे आया y। अब यहाँ पे 8 की टेबल, क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल है, ये बताया गया है, तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 की टेबल में हम 8 की टेबल क्या होती है, 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा होता है 24, मतलब ये 24 टाइम्स में ही जाएगा, क्योंकि बाकी 8 4 जा करेंगे 32, तो यहाँ पे 32 टाइप की 3 यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, तो 8 3 जा 24 होगा, मतलब ये 24 आ रहा होगा नंबर, और ये यहाँ से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब y की जगह पे भी क्या रहा होगा, y की जगह पर भी 4 रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको y की वैल्यू मिल गई 4। ठीक है, y की वैल्यू 4 आ गई। फिर इसे समझ लेते हैं, जो हमारी नंबर थी उसको 72 से डिविजिबल बताया गया था, 72 से डिविजिबल है, इट मींस 72 को हम 8 into 9 भी लिख सकते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो होती हैं वो 8 से डिविजिबल होती हैं। तो लास्ट की 3 डिजिट थी 5 8 y, तो उसको मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 7 जा 56, 2 रिमाइंडर आया, y आ गया। अब 8 से ये डिवाइड होगा ही होगा, तो 8 से अगर डिवाइड होना है तो y की जगह क्या होना चाहिए, 4, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो y की जगह 4 होना चाहिए, तभी ये कट होगा, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें y की वैल्यू मिल गई है 4। ठीक है, और हमने ये देखा था कि जब हमने 72 को 8 into 9 लिखा था तो ये नंबर जो थी 9 से भी डिविजिबल थी, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो सम ऑफ डिजिट्स, तो सम कर लेते हैं, 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + y, ये भी क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य हो। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, इसको जोड़ेंगे 21 + x + y,
एक्स की वैल्यू हम लोग वाई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो ये 21, वाई की वैल्यू 4 रखेंगे प्लस 4 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 25 प्लस एक्स। ये भी क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य हो, ठीक है, ये भी 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड होने के लिए हम क्या होना पड़े, 9 3 27 होता है, तो इसको 27 ही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ 7, अब 9 3 27, 9 4 36, ठीक है, 9 4 कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। लेकिन 36 एक्स की जगह पे क्या 30, इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये 36 भी इसको हम बना सकते हैं, 25 में कुछ एक्स की जगह ऐड कर दें और ये 36 बन जाए, तभी 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन एक्स यहाँ पे जो है वो 0 to 9 केवल हो सकता है, क्योंकि एक्स एक यूनिट डिजिट की नंबर है, ठीक है, मतलब एक डिजिट है तो इसमें सारी डिजिट्स क्या है कि 0 to 9 हो सकती हैं, 2 डिजिट नंबर तो सिंगल हो नहीं सकती। तो x की वैल्यू हमको 0 to 9 ही लेनी है, तो 0 to 9 लेंगे तो उसमें केवल और केवल हम क्या ले सकते हैं, 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 ही हो सकती है, तो 9 ये जब 2 लेंगे तो 25 प्लस 2 ये हो जाएगा 27, जो कि 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 2x प्लस वाई, इसमें 2x की जगह 2 रख देंगे प्लस y की जगह 4 रख देंगे, 2 2 जा 4 प्लस 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ये जो होती है हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, मतलब कर्ण, इसको हम कर्ण लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको आधार बोलते हैं और इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर होता है प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को जो भी नंबर सेटिस्फाई करती हैं उसे हम पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, इसको हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो इसमें से देखना है कि कौन कौन सी, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जिसको आपको परमानेंटली याद करना ही रहेगा, ठीक है। कुछ को जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक होता है इसमें 3 4 5, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 12 13, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 8 15 17, 7 24 25, और एक होता है 90 40 41। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जिसको आपको याद कर लेना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं, तो इसमें हमको 7 24 25 एक तो मिल ही गया, ये तो है ही है, तो ये तो हमको ऑप्शन में ये करना ही नहीं, हमको वो ढूंढना है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो ये तो होता है जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी, ठीक है। 8 15 17 भी मिल गया, ये भी होता है। तो बच्चे ऊपर के 2 ऑप्शन। अब ऊपर के 2 ऑप्शन कुछ इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली इस रिलेशन में रखेंगे, ठीक है। उसमें कर्ण किसकी वैल्यू लेनी है, जो भी सबसे बड़ी साइड होगी, सबसे बड़ी मेजरमेंट होगी, उसको हम कर लेंगे। तो एक को चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 13 84 85, ठीक है। 13 84 85, इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, 85। 85 का स्क्वायर जो है वो 13 के स्क्वायर प्लस 84 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। तो 85 का स्क्वायर, दोस्तों 85 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसमें देखिए लास्ट में 5 है, ठीक है। मैंने जो एक वीडियो बनाया है हुआ है इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रिक्स इम्पॉर्टेंट फॉर टेस्ट सीटेट, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना बताया है आपको, इसमें लास्ट में क्या हो, 5 हो। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 8 से बड़ी नंबर सोचनी है, 9 8 9 72, ये इसका स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169 हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर आपको नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करना भी, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे करेंगे तो इसको 2 नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे। 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 16, 1 कैरी
2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट, 2 8 जा 16, 16 4 जा 2 8 जा 16, 16 4 जा 64, 64 में 1 ऐड करेंगे 65, 5 लिखेंगे 6 कैरी हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 जा 64, 64 में 6 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 70। स्क्वायर कर लेते हैं 9 6 15, 9 से 15 5 कैरी 1 आ जाएगा आपका। फिर ये हो जाएगा 6 5 11 1 12, ठीक है। और फिर कैरी 1 होगा 1 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा, फिर 2 हो जाएगा और ये 7। ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट है। तो जो लास्ट में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन बचा इसको हमको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है निम्न होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो उस कोण का माप मान लेते हैं हम लोग, कोण जो है माना कोण x डिग्री है, हम कोण क्या मान लेते हैं x डिग्री है। तो उसका संपूरक क्या होगा, संपूरक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस एक्स, इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस एक्स। और पूरक, पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। इन दोनों में रिलेशन बताया है। संपूरक का माप कोण मतलब संपूरक मतलब 180 माइनस एक्स पूरक के माप कोण का 4 गुना है। पूरक के माप कोण मतलब पूरक का माप कोण हमने निकाला था 90 माइनस एक्स, इसका 4 गुना, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 360 माइनस 4x और ये 180 माइनस एक्स, ठीक है। 360 माइनस 4x इधर चला आएगा तो 4x माइनस एक्स और ये हो जाएगा 360 माइनस 180, तो ये आ जाएगा 4x से 3x बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा 180। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री। तो हमारा जो कोण होगा, कोण का मान पूछ रहे हैं तो कोण का मान क्या होगा 60 डिग्री निकला है, जो कि पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x + 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य होगा। हमें बताना है त्रिभुज किस टाइप का होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज को साइड मतलब भुजा और एंगल मतलब कोण के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो जैसे भुजा के आधार पर बांटा जाता है तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसके सारी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो इसमें कोणों के आधार पर बांटा गया है। समकोण है, समद्विबाहु है, ठीक है। समद्विबाहु में हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। अधिक कोण में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। और न्यून कोण त्रिभुज में हर एक एंगल जो होता है वो 90 से लेस होता है, ठीक है। तो इसका टाइप हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम है ट्राइंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री। तो हम लोग सम कर देते हैं। पहला एंगल है x, दूसरा एंगल है 3x + 20 और तीसरा एंगल है 6x। तीनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। 3x x ये हो गया 4x, 4 6 10x, ये हो गया 10x + 20 = 180। तो यहाँ पे 10x की वैल्यू आ जाएगी 20 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। x की वैल्यू आ जाएगी 160/10 16। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 16। x की वैल्यू 16 आएगी तो हमारा x पहला एंगल जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। दूसरा एंगल था हमारा 3x + 20, तो 3x की वैल्यू 16 + 20, तो 16 3 = 48, 48 में 20 जोड़ेंगे 68।
और जो लास्ट एंगल है वो है 6x, मतलब 6 इंटू 16, ये हो जाएगा 96 डिग्री। तो तीनों एंगल हमारे निकल आए हैं। पहला एंगल है 16 डिग्री, दूसरा है 68 और तीसरा है 96 डिग्री। ठीक है, तीसरा एंगल हो जाएगा हमारा 96 डिग्री। तो एक एंगल हमारा क्या है इसमें 90 से ग्रेटर है, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में एक एंगल जो होता है वो 90 से ग्रेटर होता है, तो उसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF में एंगल C इक्वल है एंगल F के, और AC इक्वल टू DF है और BC इक्वल टू EF है। यदि AB की वैल्यू 2x-1 तथा DE की वैल्यू 5x-4 है तो x का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इसको हम डायग्राम बना लेते हैं इसका समझने के लिए अच्छे से। ट्रायंगल ABC कुछ इस तरह से होगा, ABC, और ट्रायंगल DEF DEF, इसमें क्या क्या दे रखा है? एंगल C इक्वल टू एंगल F दे रखा है, तो C जो होगा वो F के इक्वल होगा। AC इक्वल टू DF दे रखा है, तो AC इक्वल होगा DF के। BC इक्वल टू EF दे रखा है, तो BC इक्वल होगा EF के। ठीक है, और उसके बाद हमें AB की और DE की वैल्यू दे रखी है और x का मान फाइंड करने के लिए कहा है। तो दोस्तों इसमें एक कॉन्ग्रुएंसी फॉर्मूला लगता है, जो कि होता है कि दो ट्रायंगल में अगर दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होता है तो वो SAS, मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है, जो एंगल जो होता है उन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। देखिए ये साइड इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड्स के दूसरे ट्रायंगल के, और बीच का एंगल भी इक्वल है। तो SAS एग्जाम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। जैसे कि AC इक्वल्स टू DF था, BC इक्वल्स टू EF था, अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये BC EF के करस्पॉन्डिंग होगी, AC DF के करस्पॉन्डिंग होगी। वैसे ही AB जो करस्पॉन्डिंग होगी किसके? DE के। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल, हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है SAS कॉन्ग्रुएंसी से, तो हम लोग AB इक्वल्स टू DE भी ले सकते हैं। तो AB इक्वल्स टू DE भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू है 2x-1 पुट कर देंगे, और DE की वैल्यू है 5x-4। 5x 2x इधर जाएगा तो 5x - 2x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 4 - 1। 3x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 1। हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछ रखा था, x की वैल्यू पूछ रहा था, जो कि हमारी 1 आई है, जो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट।